बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद। आज हम एक ऐसी शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि शोबे तालीम से वाबस्तगी रखते हैं। वालेकुम। जो स्कूल है तकरीबन मैक्सिमम कितने टाइम से, कितना ड्यूरेशन हो गया आपके इस स्कूल की फाउंडेशन को, और कब से आपने शुरू करा था? आज कितना अर्सा हो चुका है इस स्कूल को? मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 10 साल का अर्सा हो गया तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी मराहल तय किए हैं। पिछले से पिछले साल हमारे स्कूल की हाईएस्ट परसेंटेज जो थी वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं गूंजती आवाज़। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि शोबे तालीम से वाबस्तगी रखते हैं। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके जहनों में, जिनके बहुत सारे सवालात स्कूल्स के हवाले से, ट्यूशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, शोबे तालीम के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने और हमारी पूरी टीम ने आपस में मुशावरत से ये तय किया कि इस शोबे तालीम को आम आवाम में लाया जाए। इस शोबे के हवाले से जितनी भी बातें हैं, इन तमाम बातों को आम आवाम में हमें लाना चाहिए। इस हवाले से हमने मंजूर कॉलोनी का एक मशहूर स्कूल दी एशियन ग्रामर, इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर शहजाद से रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लिया, अपॉइंटमेंट लिया, और आज जो है हम इनके ऑफिस में, सर शहजाद हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ बातें करेंगे। देखते रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा, आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, बहुत सारे आपको आपके जहनों के सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारे चैनल गूंजती हुई आवाज को टाइम दिया, और आपने टाइम देकर यह है कि आम आवाम के लिए भी वो सारी बातें जो आम आवाम और पेरेंट्स के जहन में, वो सारी बातों के सवालात हम कोशिश करेंगे आपसे करने की, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी मिले और उनको उनके सवालात का जवाब भी मिले। जरूर इंशाल्लाह। चैनल गूंजती आवाज जाहिद साहब हमारे पास आज तशरीफ लाए हैं। इंशाल्लाह मालूमाती प्रोग्राम होगा, और चुपते हुए सवालात भी जाहिद भाई करेंगे, तो उनको भी हम तामुल के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया। सर शहजाद इस टाइम हमारे साथ आवाज गूंजती हुई आवाज में। सर जानना चाहूंगा कि आपका ये जो स्कूल है तकरीबन मैक्सिमम कितने टाइम से, कितना ड्यूरेशन हो गया आपके इस स्कूल की फाउंडेशन को, और कब से आपने शुरू करा था? आज कितना अर्सा हो चुका है इस स्कूल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल जो है गूंजती आवाज के साथ जाहिद भाई के साथ। जाहिद भाई, स्कूल तो इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, और मैंने ज्वाइन किया था 2013 में। तो मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 10 साल का अर्सा हो गया तकरीबन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी मराहल तय किए हैं। पिछले से पिछले साल हमारे स्कूल की हाईएस्ट परसेंटेज जो थी वो 96 परसेंटेज थी, माशाअल्लाह। और अभी 9th क्लास का जो रिजल्ट आया है वो भी हमारा 100% रिजल्ट आया है। सारे बच्चे पास हैं, और 2 से 3 बच्चों ने A ग्रेड भी लिया है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इसकी कामयाबी की वजह मैं जानना चाहूंगा। हालांकि स्कूल तो और भी बहुत सारे हैं, और भी तमाम स्कूल मेहनत कर रहे हैं अपने शोबे में, तो इसकी एक कामयाबी की एक बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या है कि बुनियादी वजह कि जो बच्चे जो है इतना अपडेट हो गए, माशाल्लाह आपके बच्चे A और A1 ग्रेड्स में जो है वो क्लियर हो रहे हैं? देखें, एजुकेशन जो है अब वो वक्त की ज़रूरत भी है, और आजकल का बच्चा जो है वो माशाल्लाह पहले वक्तों वाला बच्चा नहीं है कि वो घर पे जाके याद कर लेता था। अब हमारी कोशिश ये होती है कि लाइक अगर आज हमने लेक्चर दिया है, तो लेक्चर देने के बाद, उसको समझाने के बाद, वो हम डायरी लिखवा देते हैं, नोट डाउन करवा देते हैं कि कल इसका इसी टाइम पीरियड में टेस्ट होगा। तो हम वक्तन फवक्तन जो सिलेबस होता है उसको कंप्लीट भी करवा रहे होते हैं, और साथ के साथ जो है ना 90% कोशिश होती है कि स्कूल के अंदर ही ये जो है ना हम कंप्लीट कर लें, और बच्चा यहीं पे आके टेस्ट भी दे। तो वो टेस्ट बेस पे जो क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो उससे इंप्रूवमेंट आती है, और फाइनल एग्जाम्स के करीब बस बच्चा रिवीजन करता है और पेपर में चला जाता है, तो यूं अपने मार्क्स वगैरह ग्रेड अच्छे हासिल कर लेता है। कुछ सवालात हम आपसे करेंगे, कुछ स्कूल के हवाले से करेंगे, कुछ एजुकेशन के हवाले से करेंगे, आपकी शोबेजात के हवाले से करेंगे। जरूर सर, टीचिंग में के शोबे में आने का ख्याल आपके अंदर कैसे आया? हालांकि शोबेजात तो बहुत से हैं, जॉब तो बहुत सी है इस टाइम, सरकारी जॉब भी है, बैंक की जॉब भी है, ऑफिस की जॉब भी है। आपका जो है शोबे तालीम में आने का ख्याल कैसे आया दिल में आपके? जाहिद भाई, मेरी तालीम कंप्लीट हो चुकी थी, माशाल्लाह। अपनाया जाए, जिसमें मेरी ज़ात जो है उससे लोग मुस्तफ़ीद हों, जो मेरे पास नॉलेज है मैं वो आगे डिलीवर कर सकूं। तो मैं टीचिंग फील्ड में आया, और मैंने इसमें जो है ना दिलो जान से मेहनत की, और काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
स्कूल फील्ड में पहले वाबस्तगी इख्तियार करी आपने या कोचिंग फील्ड में? मैं जब पढ़ता था तो हमारी गली के कुछ लोगों को मालूम हुआ कि भाई माशाल्लाह सर ये पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं। तो जब वो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए तो मैंने उनकी कॉपीज वगैरह में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुआ करती थी, ज़्यादातर इमला की गलतियां होती थी। तो मैं वो लिख के नोट लिख के स्कूल भेज दिया करता था कि भाई आपके बच्चे में ये इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है। तो एक दफ़ा ताहिर जमाली साहब यहाँ पे मंजूर कॉलोनी में एक स्कूल है, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स बच्चों की निकाली हुई थी। तो उन्होंने ऑफर की कि आप स्कूल टीचिंग में अगर आना चाहें तो हमें काबिल असातिज़ा की ज़रूरत है और आप आएंगे तो आप बड़े बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला, आलूदा पब्लिक स्कूल से स्टार्ट लिया था और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू करते करते आज 13-14 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में। यानी तकरीबन ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको शोबे तालीम और आपकी शोबे से वाबस्तगी इख्तियार किए हुए तकरीबन मैक्सिमम 15 साल या 16 साल? 16 साल हो गया? 16 साल 16 साल सर शहजाद को हो चुके हैं इस शोबे तालीम से वाबस्तगी इख्तियार किए हुए। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट आपके हाथों के यानी से मुफीद हो चुके हैं, मैट्रिक क्लियर कर चुके हैं, आज जो है वो क्या नाम है अपनी लाइफ में कोई सरकारी जॉब पे होगा, कोई अपने पर्सनल कारोबार पे होगा? एक तादाद आपके स्टूडेंट्स की कुछ आपके जहन में है? तादाद के हवाले से तो एग्जैक्ट कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि हर साल जो है हमारे पास 9-10 में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे पढ़ के जाते हैं तकरीबन वो एवरेज जो है वो 20 से 25 की होती है मैट्रिक की और 20 से 25 की होती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। ठीक है। अब मैं सर से पूछना चाहूंगा स्कूल्स के हवाले से और ट्यूशन के हवाले से वो सवालात जो शायद आपके जहनों में भी हो, जिनके शायद आप भी जवाब के मुंतजिर हो। सर जानना चाहूंगा कि बच्चा छोटा होता है, 2 साल का होता है, वो थोड़ा सा बोलना शुरू हो जाता है। हर बच्चे में अल्लाह ताला ने जो है वो एबिलिटी अलग अलग रखी है। कुछ बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं बोलना, कुछ बच्चे देर से पिक करते हैं बोलना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे सुनना चाहूंगा कि किस उम्र में प्राइवेट स्कूल जो है बच्चों को एडमिशन दे देता है? देखें, इस बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान मुल्क में हैं और आज 90% आबादी हमारी माशाल्लाह मुस्लिम है। वैसे तो मैं कोट ये करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे माँ से अलग किया जाए, यानी कि उनको फिर स्कूल में या मदरसे में दाखिल करवाया जाए। अच्छा, चूंकि अब आबादी भी तेजी के साथ बढ़ रही है और महंगाई है जिस तरीके से हमारे मुल्क में जो माशरा हालात चल रहे हैं, तो उसमें अमूमन एक शख्स का काम करके घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर करते हैं। तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं फिर वो बच्चा जब 3 साढ़े 3 साल का या 4 साल का हो जाता है तो फिर वो स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। 4 साल का बच्चा ये है कि पिक कर लेता है और वो समझ जाता है, टीचर को बता सकता है कि मैं मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे ये जाना है, तो टीचर्स भी उनको गाइड कर रही होती हैं, कलम पकड़ना पेंसिल पकड़ना सिखा देती हैं, तो वो बच्चा सीख जाता है। बहुत छोटा बच्चा होता है, स्कूल आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के अलावा बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करता। जैसे उसको अगर संजय की हाजत होती है या उसको भूख का आलम होता है, उसके बच्चे के साथ होता है। तो इस हवाले से क्या स्कूल के पास क्या एक अलग से इंतज़ाम होता है, मासी का इंतज़ाम होता है, या उस बच्चे को संभालने के लिए प्राइवेट स्कूल ने कोई एक अलग सेक्शन बनाया होता है? क्या इंतज़ाम होता है इस हवाले जी, से? जी, हमारे यहाँ मोंटेसरी का जो सेटअप है, यानी कि 3 से 4 साल का बच्चा जो होता है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए हमने आया भी रखी होती है। जो हमारी टीचर्स होती हैं उनको हम ट्रेन करते हैं पहले कि आपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना है। वो हम सज़ा यानी स्टिक अलाउ नहीं करते। ठीक तो है। अब बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा है तो उस टीचर की हम पहले ट्रेनिंग करते हैं कि आपने किस तरीके से उस बच्चे को लेके जाना है। पहला दिन है, दूसरा दिन है, 1 हफ्ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो 1-1 महीना तक तंग करते हैं। अच्छा। तो लेकिन टीचर की ट्रेनिंग इतनी होती है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे को अपना बना लेती है। सबसे छोटा बच्चा आपके स्कूल में जो एडमिशन होने के लिए आता है, क्या उसको कोई फैसिलिटीज मिलती है एडमिशन के हवाले से, रिलीफ के हवाले से, या यूनिफॉर्म के हवाले से, अदरवाइज कोई किस किस्म के रिलीफ मिलता है उसको? जी, जी। देखें, हम पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि जो हमारी फीस है, यानी कि जो हमने प्राइवेट सेक्टर में रखी हुई है कि भाई इतनी फीस हम लेंगे, ठीक तो है। हम वो वाज़ेह पेरेंट्स पे क्लियर कर देते हैं कि भाई इतनी फीस है, इतनी एडमिशन फीस है, आप पे करें। तो वो फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है पेरेंट्स के। बहुत ज़्यादा जो वाक़ई लाभ होते हैं कि यार हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम उनसे ये ऑप्शन देते हैं कि देखिए आप जाएँ नहीं, आप कितना दे सकते हैं लेकिन हमसे चीट मत कीजिएगा। हमने ठीक है। आज तक अपना दरवाज़ा ओपन रखा हुआ है, तो अगर कोई मुस्तहिक है और वो चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े और वो वाक़ई डिज़र्व करता है, तो हम उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जितनी फीस अफ़ोर्ड करनी पड़ती है, मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हम कर देते हैं। पेरेंट्स के बिहाफ़ पे भी हम कर देते हैं। गुड।
अच्छा, आने वाला बच्चा जो होता है, जो फर्स्ट टाइम आता है, स्कूल आता है, तो उसको कौन सी स्कूल में कौन सी क्लास में, सॉरी, कौन सी क्लास में जो है वो एडमिशन देते हैं, उस क्लास का नाम बताना चाहेंगे कि कौन सी हमारे क्लास? यहाँ कम से कम जो मतलब 4 साल एज होती है, और नर्सरी, KG1, KG2, ये प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी में 1 2 3 4 5 तक, और फिर उसके बाद सेकेंडरी। नहीं, नर्सरी और प्राइमरी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी जी। तो पहले बच्चा किस में आता है, नर्सरी में आता है या प्राइमरी में आता है? नर्सरी में आता है तो बच्चा। ये दोनों चीजें जो क्लास वन से हटकर हैं सर, जी। तो यानी पहले नर्सरी में आता है, फिर नर्सरी, प्राइमरी में आता KG1, है। KG2। ठीक है। आने वाला बच्चा जो है, वैसे ड्यूरेशन क्या होती है आपके स्कूल में आम बच्चे के लिए जो है वो सुबह 7:30 बजे असेंबली में आने के बाद छुट्टी का टाइम? हमारे यहाँ स्कूल लगता है 7:45 पे ठीक है। गर्मियों में, और सर्दियों में हम 8 बजे स्कूल लगाते हैं। ठीक है। और छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनकी 12 बजे छुट्टी होती है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी 1:10 की छुट्टी होती है। ठीक है। एक बहुत कॉमन सी बात है हमारे कल्चर में, हमारे इलाकों में, हमारे एरियो में, ओ लेवल और ए लेवल के हवाले से ये भी मैं सर से सवाल करना चाहूंगा कि सर ये बड़ी एक आवाम में और मेरे जहन में भी ये बात है, मैं भी अपनी तरफ से भी पूछना चाहूंगा, उन पेरेंट्स की तरफ से भी पूछना चाहूंगा कि ओ लेवल और ए लेवल, और तीसरा अल्फाज आता है उर्दू ग्रामर, उर्दू स्कूल के लें, उर्दू ग्रामर के लें, इस स्कूलों में क्या फर्क है सर, इसकी वजाहत कर कीजिएगा देखें, प्लीज। ओ लेवल और ए लेवल, ओ लेवल जो होता है वो मैट्रिक सिस्टम होता है, ए लेवल जो इंटर सिस्टम होता है, लेकिन ये बाहर का है, यानी कि इंग्लैंड और बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनका सिस्टम है। अच्छा, वो लोग मैट्रिक लेवल तक जो है ना बच्चे को इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे होते हैं, अकाउंटिंग भी पढ़ा रहे होते हैं, और इसी तरीके से कॉमर्स वगैरह के सब्जेक्ट्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं, उनके 20 22 चैप्टर्स बनते हैं, सब्जेक्ट्स बनते हैं जिनको वो पढ़ा रहे होते हैं। पाकिस्तान में ए लेवल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिकुलेशन सिस्टम जो है, जो पाकिस्तान का HEC जो है वो करती है, IBCC, मैट्रिक इंटर बोर्ड जो कमेटी होती है, वहाँ यहाँ पे जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल बच्चा साइंस लेगा तो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेगा, और अगर आर्ट्स पढ़ेगा तो फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेगा। लेकिन जो ओ लेवल है उनमें ये दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन पढ़ाया जाता है, लेकिन वो ड्यूरेशन उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें वो सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दुनिया चांद पर और हम स्कूल की छत पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, जहां पर जो है स्कूल वालों ने जो है छपरे का भी इंतजाम नहीं किया होता, सर्दियों में धूप लग रही होती है तो पेरेंट्स को कहा जाता है कि विटामिन डी की नीड है इनको। ठीक है। और गर्मियों में जो है वहाँ उनके लिए स्टैंड फैन लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, मैं किसी का नाम लेके किसी बुराई में नहीं जाना चाहता। तो उस हवाले से ये सवाल ये बात मैं आपसे इस हवाले से कर रहा हूँ कि मेरा अगला सवाल ये है कि सर, डिजिटल दौर आ चुका है, ब्लैक बोर्ड डिजिटल हो चुके हैं, तालीमी मैदान में डिजिटल टाइम हो चुका है, बच्चों को टैबलेट दे दिए जाते हैं, उन टैबलेट पे सेमेस्टर मिल जाते हैं, उन टैबलेट पे पूरे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, पूरे मज़ामीन दे दिए जाते हैं, उस पर तैयारी कर दी जाती है, पेपर वर्क के लिए जस्ट कॉपी रहती है, रजिस्टर रहते हैं उनके पास राइटिंग के लिए, अदरवाइज बुक्स जितनी भी सिलेबस की हैं वो सारी टैबलेट के ऊपर दे दी जाती है, वो अगली क्लास में जाते हैं वही टैबलेट यूज कर लिया जाता है। आज हम इतना पीछे हैं, रीजन क्या है सर? हम डिजिटल तालीम से कब आरास्ता करेंगे अपने बच्चों को? देखें, इसमें दो वजूहत हैं। एक तो हमारा जब से पाकिस्तान बना है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन रही ही नहीं है, और दूसरा ये कि इस मुल्क में सियासतदानों की कंटिन्यूटी नहीं रही। ठीक है। तो अगर किसी से जवाब तलब कर ही नहीं सकते, अब लास्ट टाइम जिस जो हुकूमत थी, अब उनसे अब अगर हम जवाब तलब करें तो वो कहते हैं जी हमें तो 3 साल 3.5 साल में चलता ही है। दूसरा ये है कि दुनिया चांद पे पहुंचे, उन्होंने उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है, और वो कागज बचाना चाह रहे हैं। कागज जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि दरख्त से बनता है, और दरख्त के जो है ना क्लाइमेट चेंज आ रहा है, दरख्त हमारे यहाँ खत्म होते जा रहे हैं। तो हम चूंकि एक छोटे से इलाके में हैं और अपनी मदद आपके तहत इस स्कूल को चला रहे हैं, हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट उल्टा हमसे ही किसी न किसी मामले में हमसे जरूरत से ज्यादा भी ले लेती है। लाइक जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली एग्जाम्स की फीस भी डबल कर दी थी, इनरोलमेंट की फीस भी डबल कर दी थी, तो वो हमारे थोड़ा सा एहतजाज हमने किया, तो उस पर भी उन्होंने सिर्फ 20% फीस कम की, कि जो फीसेज इन्होंने इंक्रीज कर दी थी। तो उसके बावजूद भी हम पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें कि चार्ट उस पर बिठा के पढ़ाया जा रहा होता है, जिस लाइक आपने अभी कहा कि जी धूप ले रहे हैं, लेकिन बेसिक तालीम, असल मकसद है तालीम। अगर आपको सही सही मानों में तालीम मिल रही है ना, अगर आपको कोई चार्ट चटाई पे भी बिठा के पढ़ा रहा है और तालीम अच्छी दे रहा है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। आगे जाके आपका बच्चा जो है ना अपने पैरों पे खड़ा होगा और इस मुल्क का नाम और बाप का नाम भी रोशन करेगा इंशाल्लाह।
अच्छा सर, ये एक ऐसा सवाल जो मकसद है कि दो एक बच्चे को दो जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एक होता है स्कूल और एक होता है ट्यूशन। जिस बिल्डिंग में जो है स्कूल होता है उसी बिल्डिंग में ट्यूशन भी मौजूद होता है, और बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स ऐसी हैं कि जो कि अपनी मदद आप जो है वो अपने घर में भी ट्यूशन चला रही हैं। तो स्कूल और ट्यूशन दोनों एक अलग अलग जगह हैं, दोनों में तालीम कहाँ बेहतर और कहाँ अच्छी मिलती है बच्चे को? देखें, असल तो स्कूल है, बुनियादी तालीम जो है वो स्कूल से मिलती है। ठीक है। ठीक है, तमाम ज़रूरियात स्कूल से पूरी होंगी। अब इसको हम यूँ समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पे बच्चे ने अगर स्कूल में पढ़ लिया, एक 45 मिनट का एक पीरियड हुआ, टीचर आई, काम करवा दिया और एक्सप्लेन कर दिया, चले गए। अब घर बच्चों को डायरी दी गई कि जो यानी कि होमवर्क है ये आपने घर से करके लेके आना है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स यानी कि उनके पास टाइम नहीं होता, निजी मसरूफियात हैं, और तो वो फिर अपने यानी क्या करते हैं कि वो एक अच्छे से जो कहीं भी इंस्टीट्यूट ट्यूशन सेंटर चल रहा होता है तो वहां पे वो भेज देते हैं। ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन वाले का काम क्या होता है कि जो 3 से 4 क्वेश्चन जो होमवर्क में मिले हैं, अगर बच्चे को समझ में नहीं आए तो वो उसी पैटर्न को देखते हुए उनको रफ में करवा देती हैं, फिर बच्चा फेयर में कर लेता है। सेकंड, वहां पे एग्जाम्स की तैयारी करवा देते हैं, क्योंकि घर में बच्चा जो है ना माँ बाप से नहीं पढ़ता। अब जो माहौल आ गया आपके सामने, सबसे बड़ी पहले केबल थी उसके लिए हम परेशान थे, अब माशाल्लाह मोबाइल आ गया है। तो ज्यादातर पेरेंट्स आके यही कहते हैं कि सर ये घर में नहीं पढ़ते, ये हमसे हम बस मोबाइल लेते हैं और बैठ जाते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो है फिर वो अपने से अलग भेजते हैं कहीं ट्यूशन सेंटर में, वहां पे वो तैयारी करवा रहे होते हैं इस तरीके से। लेकिन सारी तालीम जो असल महवर है वो एजुकेशन का वो स्कूल ही है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल गूंज टीवी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगला सवाल ऐसा करने के लिए जा रहा हूं जिस पर हमने सर्च करा है, जिस पर हमने मुहासबा करा है। आगे पेरेंट्स से मिले हैं, कराची में बहुत सारी ऐसी जगह हम लोगों से मुलाकात हुई हमारी कि जिनके बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं और कंटिन्यू आते हैं। यानी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि हमारा बच्चा पिछले 4 साल से फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, इससे पोजीशन गिरती नहीं है। उसका रीजन मैं आज सर से मालूम करना चाहूंगा। उसी हवाले से एक सवाल जो सर से जिसकी वजाहत जो है बहुत क्लियरली आप लोगों को जवाब की सूरत में आपको सुनने को मिलेगी। सर, वो बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे होते हैं, देखने और सुनने में यह आया है कि वो बच्चे जो क्लास टीचर के पास जो है ट्यूशन पढ़ने जा रहे होते हैं, वही बच्चे पोजीशन होल्डर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के पोजीशन होल्डर होते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक हमारा कोई तालीमी बोर्ड नहीं है। जहां स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वहीं स्कूल में पेपर होते हैं, वहीं स्कूल में क्लियरेंस, वहीं स्कूल में रिजल्ट मिलता है। माजरत के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या उनके अलावा कोई और वो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन पे आने वाले नहीं है कि जो टीचर के अलावा जो है वो क्या वही क्यों आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के, जो टीचर्स क्लास टीचर्स के पास उनके घर पे जाकर ट्यूशन ले रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक वो कहते हैं ना कि बस मुहावरा बन गया है या लोगों के एक सोच बन गई है। क्लास टीचर तो स्कूल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही होगी, फॉर एग्जांपल एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रही है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, उनके पीरियड्स होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है ना, तो दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है। और अगर बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि आप भी कर सकते हैं, तो बच्चा कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हाथी के बच्चे को अगर बचपन में छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है तो वो पाँव हटाना चाहता है तो वो हटा नहीं सकता, तो छुड़ा नहीं सकता उससे, यानी ये घोड़े से। लेकिन वही हाथी बड़ा हो जाता है और सूंड से दरख्त को तो उठा के फेंक रहा है, लेकिन वही छोटी सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है, और उसकी मेंटेलिटी क्या है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़वा सकता, क्योंकि उसके माइंड में बैठ जाता है। तो बच्चे भी जो बचपन में जो चीज देखते हैं ना कि जी मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, तो फिर वो यही सोचता है कि मैं नहीं आ सकता। इफ यू डोंट माइंड, क्या आपके स्कूल में वो बच्चे मौजूद हैं जो आपकी क्लास टीचर से ट्यूशन नहीं लेते हो और वो पोजीशन होल्डर हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में, हमारी किसी भी टीचर, हमारे 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 पास ये बच्चों की बदकिस्मती समझे या हमारी खुशकिस्मती समझे, आसपास के एरियाज में से कोई भी टीचर नहीं आती, थोड़ी सी दूर से आती हैं, और बच्चे हमारे आसपास से आते हैं गरीबी। तो ज्यादातर बच्चे जो है ना वो अपनी गली के मकामी टीचर के पास या टीचर कहीं के भी पास पढ़ते हैं, तो इस तरीके से वो पोजीशन होल्डर हैं, माशाल्लाह काफी सारे बच्चे हैं। पढ़ाने के मामले में ये बताएंगे सर, मिस का लहजा और पढ़ाने का अंदाज सख्त होता है या सर का होता है? बच्चे किससे डरते हैं ज्यादा, मिस से डरते हैं या सर से डरते हैं? वैसे देखा जाए तो कराची में 70% तो फीमेल टीचर्स पढ़ा रही हैं, ठीक है। और 30% के करीब जो है वो मेल हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है, जो हाकमियत रखी है, वो मर्द की रखी है। तो मर्द का खड़े हो जाना क्लास के अंदर, और वही काफ़ी अहमियत का हामिल होता है।
दूसरा ये है कि फीमेल टीचर को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर नरम रखा है, वो जजा कम यानी कि करते हैं, लेकिन टीचर जो है वो मेल टीचर का उसका एक अपना भरम और एक अपनी बात होती है, वो अपनी बात को एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर लेता है। फीमेल टीचर्स भी अब माशाल्लाह काफी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रही हैं और इम्प्रूवमेंट लेके भी आई हैं और बेहतर इम्प्रूव कर रही हैं और वो बनवा रही हैं इस तमाम पाकिस्तान के तमाम शोबों में। ठीक है। कराची की बड़ी जगहों के स्कूलों को हम देखते हैं तो वहाँ जो है हफ्ते में 2 दिन 2 डेज़ छुट्टी का मनाया जाता है, हफ्ता और इतवार। अगर हम मिडिल क्लास एरिया को देखते हैं, अगर हम आम देखते हैं, हर जगह तकरीबन कराची में एक बड़ा एरिया, एक बड़े पैमाने पर स्कूल्स ऐसे मौजूद हैं जो हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं देते, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है स्कूलों की जो हफ्ता इतवार छुट्टी देती है। तो ऐसा क्यों सर? देखें, नफ्सियात तो ये कहती है कि एक इंसान की जो साइको है वो एक लिमिट तक किसी चीज को बर्दाश्त कर सकती है, यानी कंटिन्यू अगर हम 5 दिन तक एक ही चीज को देखें तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, छठे दिन हम जो है ना बजन होना शुरू हो जाते हैं उस चीज से, और 7वें दिन हम उससे बेजार होंगे और फिर वो हम यानी कि बेरारवी का भी शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्कूल होते हैं या बड़े स्कूल हैं, वो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए जो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देते हैं, ताकि हफ्ते के 2 दिन छुट्टी से बच्चा एक मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी हो जाता है कि उसको खुशी होती है। सेकंड, वो 2 दिन जो है ना इसके उनके ऊपर हर आम स्कूल क्यों नहीं अमल करता? मतलब स्कूल एजुकेशन में हर शख्स के लिए, हर स्कूल के लिए ये वाली बात कॉमन क्यों नहीं होती जो अभी आपने कहा कि मेंटली तौर पर बच्चा रिलैक्स हो जाता है। आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन इस बात पर अमल हर आम स्कूल क्यों नहीं कर रहा होता सर? छोटे जो स्कूल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे एरियाज के अंदर जो होते हैं वहाँ पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हम एक दिन में बच्चों से उकता जाते हैं। दूसरा ये कि वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे का लॉस हो रहा है पढ़ाई का, और ये फीसेस तो पूरी ले रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये हमारे बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें हमें नहीं पता, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो आप इनको एतवार वाले दिन भी अगर गुंजाइश निकले तो पढ़ाएं, लेकिन हम कहते हैं कि ये एक दिन तो बच्चों को दे दें, चलो वो भी खुश रहें और हम भी अपना थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। टीचर्स की तरफ से भी ये कंप्लेन पेरेंट्स की आई है कि भाई देखें, आप लोग अपने बच्चों से तंग आकर उनको स्कूल भेज रहे होते हैं कि भाई आप जो है, माँ बाप जो है वो रिलैक्स रहें और अपने घर के काम कर सकें। तो ये टीचर्स की तरफ से कंप्लेन है। अच्छा, एक सवाल ऐसा करना चाहूंगा जिसकी ना पेरेंट्स को एक बड़ी कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है पेरेंट्स को? क्या उनका बच्चा क्लास 2 से 3 में, किसी का 3 से 4 में, किसी का 4 से 5 में जाता है, तो उसका जो है ना निसाब यानी किताबें जो है ना वो तब्दील कर दी जाती है। प्राइवेट स्कूल अपडेटिंग करता रहता है, हर थोड़े दिन के बाद किताबों में रद्दो बदल कर देता है, किताबें चेंज कर देता है, कभी एक बुक्स कभी 2 बुक्स कर देता है। इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि सर, प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, निसाब किताबें हर जगह एक क्यों नहीं कर दी जाती हैं? मतलब ये कि ये जो बुक्स जो इस्लामियात क्लास 4 में प्राइवेट सेक्शन में पढ़ाई जाती है, जो उर्दू प्राइवेट में 4 में पढ़ाई जाती है, वो सरकारी तमाम स्कूलों का निसाब एक क्यों नहीं किया जाता है इस पर? बदकिस्मती से 70 साल से हमारे 76 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, और मैंने आपसे पिछले सवाल में भी कहा था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन ना। तो लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उनका एक वो एक इसलिए सिस्टम के लिए पूरा जो है एक निज़ाम लेके आए थे, यकसा तालीमी निज़ाम। तो उसको देखते हुए ये बनाया गया था, लेकिन वो भी हुकूमत चली गई तो उसको भी यानी कि वाइंड अप कर दिया गया। अब आते हैं किताबों की तरफ, क्यों चेंज कर देते हैं? असल में गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूलों में जो सिलेबस चेंज होता है वो 10 साल बाद 12 साल बाद चेंज होता है, लेकिन आपको पता है दुनिया तरक्की कर रही है और दिन ब दिन नई से नई तहकीक, नई से नई रिसर्च आ रही होती है। तो पब्लिशर्स जो है, प्राइवेट पब्लिशर्स, वो आते हैं, वो बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं सर जो लास्ट टाइम आप जो हमारी ही बुक पढ़ा रहे थे फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये 2 या 3 टॉपिक्स नहीं थे, अब ये किताब अपडेट होके आई है, इसके अंदर जो है ना ये टॉपिक्स हैं। जैसे लाइक आप देखें मोबाइलों के अंदर जिद्दत आ गई है, पहले मोबाइल थे ही नहीं। तो ऑटो पार्ट्स में भी ऑटो के अंदर भी बहुत सारी यानी आ चुकी हैं, दिन ब दिन चेंजिंग आती जा रही है। आईटी के अंदर इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि कंप्यूटर की बुक जो है वो वैलिड ही नहीं देती कि इसको हम 5 साल या 2 साल तक पढ़ा सकें, क्योंकि उसमें जिद्दत आती है, नया कोई ना कोई चीज आ जाती है। तो इस हवाले से स्कूल्स वाले अपडेट करते हैं ताकि बच्चा जो है ना हालात हाजरा के हिसाब से जो है ना वो पढ़े। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मकसद ही पेरेंट्स का ये है कि हमारे बच्चे की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बनिस्बत सरकारी स्कूल के थोड़ी बेहतर हो, और वो इस सोसाइटी के लिहाज से हो, ताकि हमारा बच्चा जो है ना वो जल्द अज जल्द बरसरे रोजगार आ सके। ठीक। अच्छा, देखा गया है सर कि बच्चा जो है वो मैट्रिक के बाद इंटर की क्वालिफिकेशन की तरफ आता है, फिर बीए करता है, कोई एमए करता है, कोई बीबीए कर रहा होता है।
सर बीपीए तो एक प्राइवेट सेक्शन पे ज्यादातर जो है वो हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्शन पे किया जा रहा है। अगर जो ग्रेजुएशन कर लेता है, जो इंटर कर लेता है, देखा गया है कि वो बच्चा जो है अनपढ़ ही, मकसद ये कि इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उसमें तालीमी काबिलियत नजर नहीं आ रही होती है, उसके लिखने में, पढ़ने में, उसके बातचीत करने में। एक बड़ी कंप्लेन है, मकसद ये कि हमारी आवाम की, कि इदारों में जाते हैं या किसी महकमे में जाते हैं या किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, नजर आ रहा होता है कि भाई ग्रेजुएशन किया हुआ है, भाई मास्टर्स किया हुआ है, उसमें वो काबिलियत नजर नहीं आती। हाँ, इसके बारे में ये है कि देखें, बहैसियत पाकिस्तानी कौम जो है ना, मजमूई तौर पर हमारा हम अखलाकियात से महरूम हो चुके हैं। और नकल कल्चर जो है ना, इसको अभी लास्ट टाइम हमारे एक जो है वजीर वो चेयरमैन बोर्ड जो है वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नकल कल्चर को नहीं रोक सकते। तो जब उनसे वजह पूछी गई भाई क्यों नहीं रोक सकते, तो कि जी हमारे पास अमला नहीं है, हम जो है ना वो टीमें नहीं भेज सकते। अच्छा, अब एग्जाम्स जहाँ हो रहे होते हैं, जहाँ सेंटर में बच्चा बैठ के पेपर दे रहा होता है, तो वो जब एक चीटिंग करके नकल करके बाहर निकलता है, तो वो जो बाकी आसपास के किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, कोई बहन भाई जो अपने घरों में जाता है, दोस्त अहबाब से मिलता है, तो वो बड़े फख्र से कह रहा है, वो तो बच्चा है, अभी उसको मालूम नहीं है कि फ्यूचर में मेरे लिए इसके क्या असरात पड़ेंगे। लेकिन वो उस वक्त जज्बात में कह रहा होता है जी मैंने तो नकल की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो जाऊंगा, मेरा ए ग्रेड आ जाएगा, A1 ग्रेड आ जाएगा। तो वो देखा देखी जो है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी माइंड सेट है कि उस चीज को कबूल कर लेता है कि ये एक अच्छी चीज है, इसे ले लिया जाए, अडॉप्ट कर लिया जाए। और इस तरीके से जो है ना बच्चा फिर वो अहमियत उस हिसाब से नहीं देता जिस हिसाब से उसे देनी चाहिए एजुकेशन के हवाले से। तो लेकिन बहुत सारे ये आटे में नमक के बराबर होते हैं जो लोग, लेकिन बहुत सारे काबिल बच्चे भी होते हैं जो मैट्रिक लेवल पे भी अगर छोड़ दें तो आगे जाके काफी उनको लगता है कि यार इन्होंने तो अच्छी तालीम हासिल की हुई है। नाजरीन, इदारों में या बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जिसके वो अहलियत नहीं रखते हैं, मगर वो उस सीट पे बैठे हुए होते हैं, वो कि वो होते लकीर के फकीर है। अभी सर ने वजाहत करी कि हमारे यहाँ नकल का कल्चर भी आम है, यानी नकल से पेपर क्लियर करने वाला स्टूडेंट जो आगे चलकर हमारी आवाम के लिए ना सिर्फ नासूर बल्कि लकीर का फकीर, हमारे लिए आवाम के लिए तकलीफ का बाइस भी बनता है। अच्छा सर से मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप जो है आप और आपका स्टाफ माँ बाप से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उम्मीद रखता है आप स्टूडेंट्स के हवाले से? बस हम एक ही चीज वालदेन से डिमांड करते हैं कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज रहे हैं, तो अक्ले कुल कोई भी नहीं है, इंसान में कमी कोताहियां जरूर होती हैं। जी जी। आप को अगर किसी टीचर में कोई कमी कोताही नजर आ रही है या मैनेजमेंट की तरफ से कोई शिकायत है, तो काइंडली आप बच्चे के सामने उसका इजहार ना करें। ठीक आप है। पर्सनली आके, अगर बच्चा भी कंप्लेन कर रहा है कि हमारी मिस ने हमें आज डांट दिया, या सर ने हमें आज जो है ना वो रोक दिया, ब्रेक में खड़ा कर दिया, हमारे साथ ऐसा किया, तो काइंडली बच्चे को बोलें कि ठीक है बेटा आप स्कूल चलें, कल हम आएंगे तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। अकेले में जब आप टीचर के सामने टीचर्स की गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि टीचर तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट ले आएगा। लेकिन अगर वही चीजें जब हम बच्चों के सामने करते हैं तो फिर बच्चे के सामने टीचर की जब इंसल्ट होती है तो बच्चा समझता है कि टीचर को खुद पढ़ाना ही नहीं आता। इंसान है, इंसान से गलतियां सरजद हो जाती हैं। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अमूमन जितने भी पेरेंट्स आते हैं मैं सबसे ये कहता हूँ कि हम अकेले कुल नहीं है, हम भी आपसे सीख रहे हैं और इस माहौल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो बेशक। 70% उन्होंने हमें इम्प्रूव कर दिया है, क्योंकि वो आधी तालीम उनकी मोबाइल पे हो रही है, यूट्यूब से सीख रहे हैं। लाइक आपका चैनल है, आज इंटरव्यू देखेंगे, कोई बच्चा उसको देखेगा, समझेगा, कुछ चीजें उसको अच्छी मिलेंगी, कुछ वो नेगेटिव पॉइंट लेगा, कमेंट्स में आप देख लीजिएगा कि काफी सारे जीनियस लोग होंगे। तो कहने का मकसद है कि बस पेरेंट्स अगर हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम भी इसको, ये काम भी जो है ना पैगंबरों वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद वसल्लम। फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और उसके मैं जितने भी हम टीचर्स हायर करते हैं मैं उनको ये पहला जुमला बोलता हूँ कि देखिए पैसा कमाने के लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, हमारे पास जो आएगा बच्चा उसका मुस्तकबिल है हमारे हाथ में, और ये टाइम गुजर गया तो ये लौट के नहीं आएगा। तो बस पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में आप जाएं तो बस पेरेंट्स से या मैनेजमेंट से या टीचर से जो भी बात करनी हो बच्चों के गैर मौजूदगी में की जाए। सर प्राइवेट स्कूल टीचर्स को हायर करता है, रखता है अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, तो किस बिहाफ पे रखता है? क्या क्वालिफिकेशन पे रखता है, उनकी एबिलिटी पे रखता है, तालीमी क्वालिफिकेशन पे रखता है? आप लोगों को क्या नज़रिया है कि किस नज़रिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत जो है टीचर को आप लोग जो है वो यहाँ पढ़ाने के लिए रखते हैं? देखें, वैसे तो जो भी यहाँ पे टीचिंग के लिए आता है दरवाजे हमारे खुले हैं,
वो अपनी एक सीवी बनवा के लेके आता है, उसमें वो बताता है कि मैंने फलां इदारे से मैट्रिक किया, फलां इदारे से इंटर किया, फलां जगह से ग्रेजुएशन की। हम उनकी सीवी वगैरह लेते हैं और वो काफी भारी भरकम होती है, उसमें कंप्यूटर्स और कोर्सेज वगैरह और लैंग्वेज ये सारा कुछ होता है। हम अपनी ड्रॉ खोलते हैं और उसमें उसकी सीवी को रख देते हैं और फिर हम उनको एक बोर्ड मार्कर पकड़ाते हैं कि आए सर चलते हैं, कि कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। वो टीचर कहता है सर लाइक मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो मैनेजमेंट खुद टीचर के साथ जाती है, वो पीछे बैक बेंचेस पे जाके बैठ जाते हैं, टीचर को बोर्ड पे सामने खड़ा कर दिया जाता है कि जी अब आप पढ़ाएं, बुक वगैरह लेते हैं। वो 45 मिनट का एक सेशन होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। उसके बाद फिर हम टीचर को ले आते हैं ऑफिस में, बैठ के फिर उनसे डिस्कशन करते हैं कि जी आपकी वीक पॉइंट्स ये हैं, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, और इस तरीके से टीचर्स की हायरिंग होती है। सर बच्चों को पढ़ाने के लिए डंडा कितना जरूरी है? चले इस तरह बता दीजिए कि जैसे 100% होता है ना, उसमें से 10%, 20%, 50%, 70% कितना परसेंट जरूरी है? और ये डंडा जो है कौन कौन सी क्लासेस पे चलना चाहिए? क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 कौन कौन सी क्लासेस पे चलना चाहिए? देखें, डंडा जरूरी नहीं है, लेकिन जजा और सजा का ताल्लुक तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फर्ज किया हुआ है। हम गलत करेंगे तो उसकी दुनिया में भी और आखिरत में भी हम वो करेंगे। लेकिन स्कूल वाले सजा का ताल्लुक किस चीज से रखते हैं सर? हम लोग तो हमारे यहाँ वैसे डंडे का नहीं है, यानी कि हम डंडा नहीं, लेकिन बच्चे को उसकी तरबियत इस तरीके से की जाती है कि ये एक गलत रास्ता है और ये एक अच्छा रास्ता है, अगर आप इसको अपनाएंगे तो ये आपके लिए सूटेबल है। ज्यादा अगर बच्चा फिर भी डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर उनके पेरेंट्स को बुला के पूछा जाता है कि बच्चे की गैदरिंग कहाँ है, ये किन लोगों में बैठ रहा है। तो वो फिर पूछते हैं, सवाल करते हैं सर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर हम उनको बताते हैं कि क्लास में टीचर्स के साथ बच्चे का बिहेवियर ये था, और स्टूडेंट्स बच्चे अपने क्लास फेलोज के साथ इनका बिहेवियर ये है। तो उसको उस मसले को बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। लाइक अगर पेरेंट्स कहते हैं कि सर बस मैं तो जॉब पर होता हूँ, वाले साहब जैसे कहते हैं लाइक मैं जॉब पे होता हूँ, वालदा की ये सुनते नहीं है, तो फिर हम उनको सोल्यूशन देते हैं कि लाइक आप ऐसा करें कि आप ऐसी जगह इनको ट्यूशन भेजें जहाँ पे ज्यादा टाइम लगता हो, ताकि ये बाहर के एनवायरनमेंट से थोड़ा बच सके। ठीक है, ताकि एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिले और वो पढ़ाई की तरफ, स्टडी की तरफ रहे। बहुत अच्छा सर। अब मैं महंगाई और के हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो कि अक्सर हमारे साथ पेरेंट्स की मुलाकात रहती है, और हम इस हवाले से जो है पेरेंट्स की तरफ से आपको किया गया ये सवाल है कि उनकी तरफ से यही था कि आप हमारी तरफ से प्लीज एक ये सवाल लाजमी कीजिएगा कि पब्लिशर की तरफ से लिखा हुआ होता है 475 रुपीज की बुक, 475 रुपए की किताब पर एक व्हाइट कलर का टेग स्टिकर लगा हुआ होता है और उसके ऊपर कीमत लिखी हुई होती है 6500, 650 रुपए, 750 रुपए, मनमानी अपनी कीमत उसके ऊपर नस्ब होती है। वो लेना पेरेंट्स के लिए वाजिब और जरूरी होता है। अब आपने 7 बुक्स टीचर स्टूडेंट के लिए अलाउ करी है, तो इस 7 किताबों में अगर ऐसा पेरेंट्स कर नहीं सकते कि आपसे 4 किताबें ले लें और 3 जाके जो है वो मार्केट से परचेज कर लें, उर्दू बाजार से या किसी भी बड़ी मार्केट से परचेज कर लें। अगर उन्होंने 7 किताबें भी अगर मार्केट से परचेज करना चाहें तो उनको पब्लिशर्स नहीं मिलेंगे, उनकी बहुत ज्यादा जो है उनको मेहनत और मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। पूछना चाहूंगा ऐसा क्यों है, क्यों टेक लगा दिया जाता है? सीजन वाइज पेरेंट्स को क्या लूटा जाता है इस हवाले से सर? देखें, ये सवाल तो बड़े स्कूल्स के हवाले से किया जाता तो बड़ा सूटेबल था, छोटे से स्कूल है। अब मैं बताता हूँ इसकी रीजन क्या है। एक्चुअली पहले हमने एक पब्लिशर को यानी कि शॉपकीपर को दी कि आप हमारे स्कूल की बुक्स रखें, तो जो आपने बात की ये 100% ऐसे ही था। तो पेरेंट्स की शिकायत आने लगी कि सर ये ऐसा ऐसा है। तो मैंने दुकानदार को बुलाया और उनसे बात की कि सर ये क्या माजरा है, आपने एक बुक है उसके पीछे जो है ना ये प्राइस है, लेकिन आपने टैग लगा के अलग से किया हुआ है। तो उन्होंने रीजन दिया कि जी मैं दुकान का किराया निकालता हूँ, मैंने लड़का रखा हुआ है, बिजली का बिल है, उसके बाद जाके हमें 2 पैसे बच गए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे स्कूल्स के हवाले से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने स्कूल में ये है कि हम बुक्स हम ही देते हैं, जो प्राइस बुक के पीछे लिखी हुई होती है उतने में ही हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि दुकानदार ऐसा कर रहे हैं कि उसके लिए ऐसा करना बेहतर और सही है? बहुत सारे दुकानदार ये भी रीजन देते हैं कि सर ये हमने नहीं किया, ये पीछे से ही आई है, ये साल बाद जो है ना वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इनकी महंगाई बढ़ती जा रही है तो हमने ये किया। दुकानदार जो है वो किताबें और कॉपियों के अलावा स्टेशनरी सेल कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर जो है डॉलर और गोल्ड फिश और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है परसेंट अलग दे रही होती है, और वो पेरेंट्स से बचत अलग ले रहे होते हैं। उनकी जो है जहाँ किताबें कॉपियां बिकती हैं वहां पर उनकी स्टेशनरी भी एक कसीर तादाद में जारी होती है, जिसका बिल 1500, 2 ढाई हजार रुपए, 3 हजार रुपए भरना होता है, जिसके ऊपर उनको किताबों से हट के बचत मिल रही होती है। उसके बावजूद वो ऐसा कर रहे होते हैं।
लेकिन अब पहले जो है ना लोग थोड़े से तालीम को ना अहमियत देते थे और इज्जत देते थे, लेकिन अब हर दूसरे शख्स के माइंड में ये आ गया कि ये तो जी बिजनेस है। पहले जैसे लाइक बिल्डिंग किराए पे अगर रेंटल लेते थे ना, रेंट पे लेते थे, तो जी वो हमें बाजार से बनिस्बत जैसे लाइक 12,000 रुपये किराया चल रहा है, तो वो कहते थे आप ऐसे स्कूल बना रहे हैं, चले सर आप 10,000 दे दीजिएगा, हम आपको देते हैं। लेकिन अब अगर कोई ये किसी को मालूम हो कि हाँ अच्छा आप स्कूल बना रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, 12 तो है लेकिन हम आपसे 15,000 लेंगे क्योंकि आप तो बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स वाले फिर वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए जो है वो बुक्स खुद वगैरह, कॉपीज वगैरह, बुक्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो 2 पैसे उनको वहां बच रहे होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं इस तरीके से। इसी हवाले से देखा गया है कि स्कूल जो है वो एक बच्चे के बैग में जो है वो कमोपेश 7 कॉपियां और एक होमवर्क डायरी और एक ड्राइंग डायरी मौजूद होती है। अब एक 95 पेजेस की जो कॉपी होती है, अमूमन ये देखा गया है, जिसकी हमने बाजार से कीमत ली है, तो वो मालूम ये चला है कि 50 रुपए से लेकर और 70 रुपए तक मार्केट में सेल है। जैसा पेज होता है, जैसी क्वालिटी होती है, जैसा म्यार होता है, वैसी कीमत होती है। स्कूल कॉपियां लेने की परमिशन पेरेंट्स को क्यों नहीं अलाउड कर रहा होता कि 90 पेज की लेनी है, 160 की लेनी है, 150 की लेनी है, 200 पेजेस की लेनी है, कि स्कूल का कॉपी के ऊपर जो है वो टैग लगा हुआ होता है, मेनोग्राम बना हुआ होता है, कि इस वजह से लेना स्टूडेंट के लिए स्कूल से ही वाजिब होता है। क्या वो बाहर से परचेज नहीं कर सकते पेरेंट्स? देखें हमारी तो कोशिश होती है कि बाहर यानी कि हम रिलीफ दें जितना से ज्यादा हो सके, लेकिन होता क्या है कि पहले हमारे पास स्कूल की कॉपीज नहीं होती थी, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मकसद बच्चों में डिसिप्लिन लेके आना होता है। अब लाइक ये कॉपी है, अब हम बच्चों को कहते हैं कि आपने ये बाहर से परचेज किया, आप इस पे व्हाइट कवर करें, फिर इस पे प्लास्टिक शीट लगाएं, खूबसूरत सा नाम बनाए, टाइगर वो बनाए, और इसको प्रॉपर वे में आप स्कूल में लेके आए। आपकी तरफ से आपके स्कूल में इस चीज की इजाजत होती है? जी इजाजत होती है, लेकिन ज्यादातर बच्चे करते क्या है, सर आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, सर वो वाले साहब नहीं लेके आए, सर वो भूल गए, तो इस तरीके से ना वो मिसमैनेजमेंट होती है, मतलब डिसिप्लिन नहीं होता। किसी की कॉपी नीले कलर की है, किसी की कॉपी पीले कलर की है, तो फिर ये है कि खूबसूरती के लिए और बच्चों को डिसिप्लिन आ जाए कि चीजों भी खूबसूरत लगे, तो एक मोनोग्राम के साथ एक कॉपी जो है ना वो बनी हुई होती है। अच्छा जो बाहर की कॉपीज होती हैं वो तो कंपनीज लाखों की तादाद में बना रही होती है और सेल आउट कर रही होती है। हम चूंकि ये बनवाते हैं तो अपनी स्पेशली तो उसके जो मोनोग्राम और टैग और वो नाम वगैरह होता है, हम फिर जब वो कॉपी आ जाती है तो फिर बच्चे को कहते हैं सिर्फ इस पे वाइट प्लास्टिक कवर चढ़ा लें, और वो भी बहुत सारे बच्चे नहीं चढ़ाते, तब भी वो सबके पास एक जैसी कॉपी होती है, तो उससे यह है एक खूबसूरती आती है, क्लास के अंदर भी डिसिप्लिन सा होता है, बच्चे को लग रहा है कि हाँ भाई हमारे पास स्कूल की कॉपी है। नाजरीन, आप देख रहे हैं गूंज टीवी आवाज चैनल, आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अजान मगरिब का वक्त हो रहा है, हम सर से बस मुख्तसर 2-3 सवाल करना चाहेंगे। सर जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, इनकी जाती जिंदगी के बारे में पूछना चाहेंगे, वैसे पूछते नहीं है लेकिन पूछना चाहेंगे। सर आपकी एज क्या है इस टाइम? मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 33। जाती हवाले से सर से सवाल कर रहे हैं। सर की जौजियत भी अगर सुनेगी तो हो सकता है सर की क्लास हो जाए। तो सर आपकी जो शादी हुई है वो पसंद की हुई है, या आपकी पसंद की हुई है, पेरेंट्स की पसंद की हुई है? नहीं ये पेरेंट्स की पसंद की हुई। पेरेंट्स की पसंद की हुई है। इस शोबे से आपके वाबस्तगी, आप इस शोबे से खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छे से सर आपकी जिंदगी का जी गुजर अल्लाह हो का रहा है। शुक्र है, अच्छे साथी हैं, हम सफर जो मिला वो बहुत अच्छा मिला है। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरी 4 बेटियां हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई सोशल वर्किंग एक्टिविटी भी है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक सैयद अल वेलफेयर तंजीम बनाई हुई है। अल सादत के नाम से? जी जी, अल सदात के नाम से। ठीक है। और उसमें हम तकरीबन 14 से 15 लोग हैं जो मंथली पे करते हैं। हमने 1 लाख से ऊपर का सामान खरीदा है, जिसमें मौत मैयत में और खुशी में गम में, यानी कि कनाते हैं, दरियाँ हैं, हमारे पास थाल हैं, जग हैं, गिलास है, कूलर हैं, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये शामियाने वगैरह इनका जो रेंट बन जाता है, ये 10 से 15 हज़ार बनता है। तो हम कहीं 2-3 दोस्त बैठे हुए थे, तो हमने कहा यार ये तो एक तो पहले ही गमज़दा फैमिली, ऊपर से उनके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है, यानी एक फिर ऊपर से ये अखराजात, तो हमने फिर मिलके चंद दोस्तों ने ये बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया वर्किंग करते हुए। और बड़ी खुशी हुई सुनकर के। अल सादत के नाम से जो है वो शाह बिरादरी ने जो है वो एक वेलफेयर बनाई है, जिस जो 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 के फलाही कामों में मशहूर अमल है, जिसकी तफसीलात सर ने बताई। सर आपकी वाइफ के हवाले से आपको उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कोऑपरेटिव है हर मामले में। सबसे बुरी बात क्या लगती है? सबसे बुरी बात कभी मैंने सोचा नहीं। सबसे अच्छा खाना क्या बनाती है? जो मिल जाए। आपकी क्लास नहीं होगी, आप बता सकते हैं सबसे बुरी बात क्या लगती है? आदत क्या लगती है, चलिए ये बता दें। सबसे अच्छी आदत उनकी। नहीं, सबसे बुरी आदत क्या लगती है?
सबसे बुरी आदत तो मैंने आज तक कभी नोट ही नहीं किया इस मामले में। ये थे सर शहजाद, जो कि माशाल्लाह जिनको पढ़ाने का ना सिर्फ एक्सपीरियंस बल्कि कम उम्र में अल्लाह ताला ने इनको बहुत माशाल्लाह से तालीम से भी नवाजा और हुनर से भी नवाजा। माशाल्लाह एक बड़ी तादाद हमारे इलाके मंजूर कॉलोनी जो PS 105 का एरिया लगता है, सियासी तौर पर हम अगर इसका नाम लेना चाहें, ये यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, न सिर्फ स्कूल में बल्कि ट्यूशन में भी। सर से के पास जो है एडमिशन के लिए लोग दर जो आते रहते हैं और मुलाकात करते रहते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल गूंजती आवाज।